हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की क्लास 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का लेसन नंबर 10 जो है भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी देखेंगे और कई लोगों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया था कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए 1935 का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के लिए अंतर्गत क्या था? केंद्र में अखिल भारतीय संघ और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना व्यवस्था की जाए। इस संघ में भारत में प्रांतों तथा देसी रियासतों रजवाड़ों को शामिल किया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि केंद्रीय विधायिका में देसी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे। केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेशी तथा रक्षा विभाग बाहर रखे गए। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। चूँकि गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, अतः वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस नियम को भारतीयों द्वारा कटु आलोचना होती है और सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता नहीं करना चाहती थी। उसने बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, इसको देख लेते हैं। 1940 का है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के पश्चात गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में ये संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद ना दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता ना करना। और ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की, किंतु कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से स्पष्ट कह दिया कि उनका जो लक्ष्य है पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। तो यहाँ पर विनोबा भावे जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गए। इसके अलावा भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्याग्रही थे, तो विनोबा हो गए, राजगोपालाचारी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो था 40 की बात। अब 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन ही चला देते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज इस सहमत नहीं होते तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए। बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए और हड़तालें हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर लिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया गया। सरकार की इस गिरफ्तारी में कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए थे। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि समाचार लोगों को प्राप्त हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ते गए। और फिर महिलाओं ने भी इस आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने
गिरफ्तारियां दी। छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले तथा देश प्रेम से संबंधित पर्चे लिखने तथा बांटने में लग गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन आंदोलन विद्रोह की क्रांति फैल गई। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन को दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्ति शहीद हो गए और बंदी बना लिए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी ने पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है और गांधी जी के गिरते श्वास को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। अब क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक और श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए। उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी। किसकी? श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, उस समय जब सारे लोग गिरफ्तार हो गए थे, उन्होंने अपना आंदोलन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। ऐसे नव युवकों में हेमू कलाड़ी भी एक थी। आगे देखते हैं। हेमू ने 23 अक्टूबर सन 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। ये फौज तथा शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 21 जनवरी 1943 ईस्वी को हेमू कलाड़ी को फांसी दे दी गई। इस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। तो हेमू कलाड़ी कहाँ की हैं? कहाँ की? यहाँ इन्होंने जो हेमू कलाड़ी हैं वो ब्रिटिश सरकार के फौज और शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। तो हेमू कलाड़ी, याद रखना इन्होंने क्या काम किया था, आगे है। और ये 19 वर्ष की आयु में इनको फांसी दे दी गई। तो ये कब दे दी गई थी? 21 जनवरी 1943 में हेमू कलाड़ी को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं। भूमिगत गतिविधियां देखते हैं। इस बीच देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी तैयार हो गया था। इस आंदोलन की बागडोर अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक तथा आर.पी. गोयनका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्यवाहियों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित अवश्य थी, परंतु उनको जनता से व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ था, मतलब जनता उनके साथ थी। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधियां पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार को काटना तथा रेल की पटरियों को उखाड़कर संचार नष्ट करना था। आगे है आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष। तो आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो जाता है। उनका यह विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया गया और कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन वो उनके मकान में ही नज़रबंद कर दिए गए और जनवरी 1943 को चुपचाप घर से निकलकर काबुल पहुंच जाते हैं और पहले जर्मनी जाते हैं
और फिर जापान जाते हैं। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। आगे देखते हैं, उन्होंने आम नागरिकों को भी फौज में सम्मिलित होने के लिए कहा। इस फौज में स्त्रियां भी शामिल की गई और रानी झांसी रेजिमेंट्स बनाई गई। आज़ाद हिंद फौज की सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। तो नेताजी किसने कहा है? सो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने ही कहा है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज़ाद हिंद फौज जो है रंगून से दिल्ली के लिए कूच किया। आज़ाद हिंद फौज यानी बर्मा म्यांमार तक अंग्रेज़ों की फौज से लड़ती चली गई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1944 में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन बहादुर सेना भक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमे भी चलाए गए। आगे देखते हैं सैनिकों का विद्रोह। तो 1946 में ही अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थी। अपने राज्य के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगता था। इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी वो है भारत को स्वतंत्र कराने को राजी हो गई। आगे देखते हैं, जब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा किए गए आश्वासनों की पूर्ति की मांग जोर पकड़ने लगी। अमेरिका और रूस अनेक बार यह संकल्प दोहराते रहे कि यह युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। कैबिनेट मिशन और आंतरिक सरकार। जुलाई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। यहाँ मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने 45 में, और मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर में थे। इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 ईस्वी में भारत भेजी। इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद 2 मुख्य निर्णय लिए गए। पहला है भारत में एक अन्य अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। दूसरा है भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू कर दी। तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था और इन्होंने ये सारी चीज़ें की। स्वतंत्रता स्वाधीनता अधिनियम की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूँकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अतः भारत को विभाजित करना यानी भारत पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण करना ही यहाँ पर सही निर्णय लिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 ईस्वी का अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत 2 राष्ट्र बनाए गए। तो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसी के तहत ही भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाए गए। इस अधिनियम में ये घोषित किया गया कि भारतीय रियासत पर यह ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत और पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुल गया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया।
ये भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। भारत का विभाजन की बात करें तो स्वतंत्रता का अवसर जैसे पास आया वैसे हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालात में 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, चूँकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे होने लगे। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आए और भारत में रहने वाले कई मुसलमान जो है पाकिस्तान गए, पर अनेक हिंदू मुस्लिम अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। इन दोनों हिंदू मुस्लिम के बीच भीषण दंगे भड़क उठे और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें फैल गईं। गांधी जी ये सब स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और 77 वर्ष की उम्र में वे एक भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चले गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा पर यह नहीं होने दूंगा। वही वाली बात यहाँ पर हो गई कि अगर विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। कुछ इस तरह से पूरी जान लगा देंगे कि भारत में मुसलमान लोग रहकर जिएं, उन्हें आत्मसम्मान के साथ चलना है। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के लिए बराबर जगह है। यह बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। इनमें से एक नाथूराम गोडसे थे जो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली देखते हैं। टर्मोलॉजी, हिस्टोरिकल टर्मोलॉजी। प्रभु सत्ता यानी पूर्ण अधिकार, पूर्ण सत्ता। रियासत मतलब मिल्कियत, हुकूमत। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 1947 में। 1947 सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पूछा गया है सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कथन था सुभाष चंद्र बोस जी का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।